नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम हमें जो रिजल्ट देता है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है और हमें जो रिजल्ट देता है वह कहलाता है आउटपुट। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जो हमें रिजल्ट दिया जाता है उसे कहा जाता है आउटपुट। और हम कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा या इंफॉर्मेशन भेजते हैं, एंटर करते हैं, उसे कहा जाता है इनपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम में यूजर डेटा को इनपुट करता है और कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट देता है जिसे कहा जाता है आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है और जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में भेजते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में जो सर्किट बनाए जाते हैं उन सर्किट को बनाने के लिए लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, लेकिन और एक्स गेट नहीं होता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। तो और गेट तो होता है, एंड गेट भी होता है, एक्स और गेट भी होता है, लेकिन और एक्स गेट नहीं होता है। इन तीन गेट के अलावा नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्स नॉर गेट होता है, लेकिन और एक्स नाम का कोई गेट नहीं होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीपल टाइप के गेट यूज किए जाते हैं जो कि सर्किट को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और एक्स नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है, क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 10111, इसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम है वह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, हमें इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है और आंसर बताना है। मतलब आपको यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलते आना चाहिए। यह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया जाता है और आपको यदि उसको डेसिमल में बदलना है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां पर आपको एक सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका बताने वाले हैं। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उस बाइनरी नंबर को लिखें। हमारा बाइनरी नंबर क्या है? 10111। हमने अपने बाइनरी नंबर को लिख लिया। अब आपको इस बाइनरी नंबर के नीचे एक सीरीज लिखनी है। यह सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, 1,
1 को डबल करेंगे तो 2, 2 को डबल करेंगे तो 4, 4 को डबल करेंगे तो 8, 8 को डबल करेंगे तो 16। यदि हमारे क्वेश्चन में और भी अंक होते तो हम 16 के बाद कर देते 32, 32 के बाद 64, 128, इस प्रकार से हमारी सीरीज बढ़ती जाती। हमने क्या किया है, अपने बाइनरी नंबर को लिखा और इस नंबर के नीचे हमने एक सीरीज अप्लाई करी। सीरीज कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से, और सीरीज को राइट साइड से लिखना है। 1 डबल किया तो 2, डबल किया तो 4, 8, 16, 32, ऐसे बढ़ाते जाना है। अब आपको इस सीरीज के ऊपर देखना है कहां कहां पर 1 है। जहां जहां पर 1 है उनको जोड़ देंगे, जहां पर 0 है उसको नहीं जोड़ेंगे। तो 16 के साथ 1 है, मतलब 16 ऐड होगा। 8 के साथ तो 0 है तो यह ऐड नहीं होगा। 16 फिर 4 के साथ 1 है तो 16 और 4 20, 2 के साथ भी 1 है 22, और 1 के साथ भी 1 है 23 हमारा आंसर होगा। यहां पर हमने 16, 4 20, 2 22 और 1 23, जहां जहां पर हमारे क्वेश्चन में 1 था उनको जोड़ दिया, जहां पर 0 था उनको नहीं जोड़ा। यह हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। तो आप देख सकते हैं एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना कितना आसान होता है। आपको केवल यह सीरीज याद रखनी है, 1 से स्टार्ट होगी और आपको उसको डबल करते जाना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 या 23। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो किसी डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं उन्हें कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, ओपन ऑफिस कैल्क, यह सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। MS एक्सेल तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, गूगल शीट यह भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और ओपन ऑफिस कैल्क यह भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लेकिन MS वर्ड तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहां पर जो एक्सेल है, गूगल शीट है और ओपन ऑफिस कैल्क है, यह तीनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, जबकि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, वह होगा हमारा MS वर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। HDMI यह कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है, पोर्ट जिसका यूज जनरली प्रोजेक्टर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मल्टीमीडिया वेब पेजेस या वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब हमें यहां पर बताना है दिए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम मल्टीमीडिया वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब इंटरनेट पर आधारित सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होगा। मल्टीमीडिया वेब पेजेस कौन से कहलाते हैं, जो कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वह कहलाते हैं मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो यदि हमें मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने हैं, वेबसाइट बनानी है, या कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है जावा का। जावा प्रोग्रामिंग को हम एप्लेट के माध्यम से, HTML से ऐड कर सकते हैं, एप्लेट के माध्यम से, और हम इंटरनेट पर आधारित एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जावा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जावा। लेकिन आपको यहां पर 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर, मतलब डिजिटल इमेज के अंदर या विद इन डिजिटल इमेज टेक्स्ट को पहचानती है। ब्लैंक एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए टेक्निक में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो विद इन डिजिटल इमेज, मतलब डिजिटल इमेज के अंदर टेक्स्ट को पहचानती है। तो यदि आपको किसी इमेज से टेक्स्ट को स्कैन करना है, टेक्स्ट को पहचानना है, तो उसके लिए OCR का यूज किया जाता है। OCR एक स्कैनर का टाइप होता है जो कि स्कैन होने वाले डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करने की सुविधा देता है। जो नॉर्मल स्कैनर होता है उससे यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो वह एक इमेज के रूप में स्कैन होता है, लेकिन OCR से स्कैनिंग करने पर जो भी हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी कर सकते हैं। यहां पर आपको OCR का फुल फॉर्म भी याद करना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि स्कैनर का एक टाइप होता है। इसके द्वारा हम विद इन डिजिटल इमेज, मतलब डिजिटल इमेज के अंदर किसी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, OMR क्या है। OMR क्या है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं OMR सीट भरी जाती है, उसको स्कैन करने के लिए OMR का यूज किया जाता है और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OCR। OCR एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर, मतलब विद इन डिजिटल इमेज टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम जो कि एक वेब ब्राउजर है, यहां पर हमसे पूछा गया है यदि हमें गूगल क्रोम के अंदर इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग करने की सुविधा देता है। यदि हमें वेब ब्राउजर पर कोई प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है तो हम इनकॉग्निटो मोड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की को यूज करना होता है। Ctrl+Shift+N से हम गूगल क्रोम में एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं और वह विंडो इनकॉग्निटो मोड में ओपन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+N गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने की सुविधा प्रदान करती है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। यदि हम यहां पर Ctrl+Shift+N को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन हो गई है और यह इनकॉग्निटो मोड में ओपन हुई है, जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप जिस टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वह आपके द्वारा पहले से लिखे पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट कर रहा है तो आप उसे रोकने के लिए कौन सी की को प्रेस करेंगे? यदि आप जिस टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वह आपके द्वारा पहले से लिखे पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट कर रहा है तो उसे रोकने के लिए कौन सी की को प्रेस करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा। यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमने यदि किसी टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट किया और जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं वह पहले से टाइप टेक्स्ट को यदि ओवरराइट कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है मतलब जो पहले से लिखा था वह मिट रहा है और उसके ऊपर नई टाइपिंग हो रही है, उसे कहा जाता है ओवरराइट।
तो यदि आपके कंप्यूटर में ऐसा हो जाता है तो आप उसको रोकने के लिए कौन सी की को प्रेस करेंगे? यदि आप नया टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और जो टेक्स्ट पहले से लिखा है वह ओवरराइट हो रहा है, मतलब वह मिट रहा है और नया टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप कौन सी की को प्रेस करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट की। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट करता है तो आपको इंसर्ट की को प्रेस करना होगा। इंसर्ट की के द्वारा हम ओवरराइट मोड को ऑफ कर सकते हैं। इंसर्ट की को ऑन करने पर आपका जो टेक्स्ट होता है वह ओवरराइट होता है और आप दोबारा इंसर्ट की को प्रेस कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट ओवरराइट हो रहा है वह ऑफ हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आप टाइपिंग करते हैं और आपका नया टेक्स्ट पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट करता है तो आपको इंसर्ट की को प्रेस करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। आप इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो वह www में स्टोर होती है। www एक डेटाबेस होता है जो कि इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमसे पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? एड्रेस। यहां पर ध्यान दें आप, क्वेश्चन में लिखा गया है एड्रेस। एड्रेस का मतलब किससे होता है? URL से। किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए URL का यूज किया जाता है। URL प्रत्येक वेब पेज का या किसी डॉक्यूमेंट की एक लिंक होती है, एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी वेब पेज होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको इंटरनेट पर या वर्ल्ड वाइड वेब पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके URL का यूज किया जाता है। URL का मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट का, उस पेज का एड्रेस। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? URL। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो किसी भी वेब पेज को या किसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए URL का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कोई नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है। आप उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जब भी हम नेटवर्क में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे कहा जाता है मैसेज। हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैसेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को मैसेज कहा जाता है। सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है यहां पर नेटवर्क से। नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मैसेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। एक ब्लैंक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। आपको टोपोलॉजी से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है। टोपोलॉजी से, टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी मतलब है एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। एक नेटवर्क में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उन सभी को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। जब भी कोई एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं
उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे पूछा गया है एक ब्लैंक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल मतलब उस नेटवर्क का कंप्यूटर या नोड ठीक दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब आपने देखा होगा रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर शेप में होती है, सर्कुलर शेप में। इस प्रकार से होता है रिंग नेटवर्क, जिसमें हर नोड या हर टर्मिनल अपने लेफ्ट और राइट दो नोड से जुड़ा होता है। जैसे हम इस नोड की बात करें तो यह लेफ्ट साइड पे भी कनेक्ट है, राइट पे भी कनेक्ट है। कितने नोड से जुड़ा होता है? 2 से। और सर्कुलर शेप देता है। सर्कुलर शेप देता है मतलब सर्किल के शेप में होता है। वह कौन सी टोपोलॉजी होती है? रिंग टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक 2 अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? माउस क्या है? यहां पर हमसे पूछा गया है एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? माउस होती है हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस भी है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है? आप इससे स्क्रीन पर किसी भी एरिया को पॉइंट आउट कर सकते हो, किसी भी स्क्रीन पर अपने कर्सर को ट्रांसफर पॉइंट आउट कर सकते हो। तो माउस एक किस प्रकार की डिवाइस होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में अगर आपको आपके पेजेस का मतलब क्या है? ओपन एप्लीकेशन विंडो में स्विच करना है तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एमएस विंडोज मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको आपके पेजेस मतलब क्या है? ओपन एप्लीकेशन विंडो में स्विच करना है तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की क्या होती है? स्विच प्रोग्राम मतलब ओपन सभी सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना, उसे कहा जाता है स्विच प्रोग्राम, जिसके लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब से हम स्विच प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम पावर पॉइंट से एमएस वर्ड पर आ गए, वापस हम पावर पॉइंट पर आ गए, इसी प्रकार से हमने एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं उन सभी को स्विच करने के लिए हम ऑल्ट प्लस टैब का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एमएस विंडोज में अगर आपको आपके पेजेस का मतलब क्या है? जो भी विंडो आपके कंप्यूटर पर ओपन है स्विच करना है तो आप ऑल्ट प्लस टैब का यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो सी लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लो लेवल लैंग्वेज होती है एक बाइनरी लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। यहां पर जो सी लैंग्वेज है, बेसिक है, फोर्ट्रान है, यह तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यह है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। और आपको बेसिक का फुल फॉर्म भी याद करना है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति कौन सा विकल्प प्रदान करता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, टर्मिनल्स का मतलब भी कंप्यूटर है जहां पर यूजर वर्क करता है, द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग करने की अनुमति कौन सा विकल्प प्रदान करता है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पे क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर हैं जहां पर यूजर वर्क करता है, उन्हें टर्मिनल कहा जाता है, द्वारा एक ही सिस्टम पर, मतलब एक कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति कौन सा विकल्प देता है? यहां पर इसको हम डायग्राम से समझने वाले हैं। यह हमारा एक मेन कंप्यूटर है जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। इस कंप्यूटर को हम बोलेंगे सर्वर। यह हमारा कौन सा कंप्यूटर है? सर्वर। इससे हमने मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर ऐड कर दिए, यह क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्हें वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, इन्हें टर्मिनल भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहां पर केवल मॉनिटर है और कीबोर्ड माउस है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां है? इस हमारे सर्वर पर। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने यह डायग्राम बनाया। अब इस कंप्यूटर पर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझिए यहां पर एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति। एक कंप्यूटर है, इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूज कर रहे हैं मल्टीपल यूजर। इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होता है, या इसे क्या कहा जाता है? इस फीचर को कहा जाता है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब एक कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं, इसे कहा जाता है मल्टी यूजर फीचर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ मल्टीपल यूजर्स को वर्क करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल के द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति कौन देता है? मल्टी यूजर फीचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा विंडोज 10 में वर्डपैड ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा विंडोज 10 में वर्डपैड ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस। डॉस पे आप कमांड के माध्यम से वर्क करते हैं। विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और वर्डपैड क्या है? वर्डपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस से विंडोज 10 में वर्डपैड को ओपन करना है तो हमें किस कमांड को टाइप करना होगा? यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट से मतलब डॉस से वर्डपैड को ओपन करना चाहते हैं तो आपको राइट कमांड को उपयोग करना होगा। राइट कमांड के द्वारा हम विंडोज 10 में वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है। अब हम यहां पर एक कमांड टाइप करेंगे राइट और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो एंटर की को प्रेस करने पर आप देख सकते हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो यदि आपको कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा वर्डपैड को ओपन करना है तो हमें राइट कमांड को टाइप करना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है हमें यहां पर बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है। जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस
एंड्रॉयड, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल के संबंध में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी, यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब भेजा गया था? पहला ईमेल भेजा गया था सन 1971 में, 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, रे टॉमलिंसन, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने सन 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो अभी हमने ईमेल से संबंधित 3 क्वेश्चन तैयार करे। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था, रे टॉमलिंसन ने भेजा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और एक बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो जब आप ईमेल टाइप करते हैं, कंपोज करते हैं, तो एक ऑप्शन होता है टू, एक ऑप्शन होता है सीसी, एक ऑप्शन होता है बीसीसी। टू में, सीसी में, बीसीसी में वह ईमेल आईडी टाइप की जाती हैं जिन लोगों को हमें ईमेल भेजना होता है। यहां पर सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को आमतौर पर ब्लैंक में मापा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को आमतौर पर ब्लैंक में मापा जाता है, मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, स्पीड स्लो होती है। डॉट मैट्रिक्स एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और इसकी स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है, मतलब होता है इसका कैरेक्टर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।